अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास आज हम चैप्टर नंबर कौन से स्टार्ट करने जा रहे हैं? 12। बुनियादी तौर पे सेकेंड ईयर फिजिक्स जो होती है ना, सेकेंड ईयर फिजिक्स में अगर बिल फर्ज आप किसी भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से पूछेंगे ना, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से पूछेंगे कि वो दो चैप्टर बताओ कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा टफ लगे हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल लगे हैं, या वो दो चैप्टर बताओ कि जो ऊपर से गुजर गए, तो पता है वो दो चैप्टर्स कौन से होते हैं? गैस करो आप लोग, कौन सा? 11 और ना 12 और 14 नहीं। एक चैप्टर असल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है। एक है चैप्टर नंबर 12 और एक है चैप्टर नंबर 17। ये दो चैप्टर्स जब आप बच्चा पढ़ता है ना, तो आप यकीन माने इतने ऊपर से फ्लाइट गुजरती है। एक तो चैप्टर 12 इटसेल्फ अ बोरिंग चैप्टर लगता है बच्चे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें ऐसी बातें होती हैं कि जिनका जो बच्चे की कॉन्सेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। चैप्टर 11 फिर भी है लेंदी चैप्टर 11, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त कर लेता है बच्चा, क्योंकि उसमें याद करने के हवाले से बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। चैप्टर नंबर 12 एक टफेस्ट चैप्टर और एक चैप्टर नंबर 17। अच्छा, अब मैं जो आप लोगों से जिक्र कर रहा था क्रैश क्लासेस का, तो आज हमारे पास ये समझ लें क्रैश जो प्लान है 3 मंथ्स का क्रैश प्लान, उसकी ये फर्स्ट क्लास है और इसमें हम चैप्टर नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 12। आप लोगों का टास्क ये होगा, चैप्टर नंबर 12 हम सबसे पहले पूरा का पूरा चैप्टर 12 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 12 के मुश्किल तरीन कौन से डील करेंगे? न्यूमेरिकल्स डील करेंगे। चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स पढ़े हमने, चैप्टर नंबर 12 का पूरा टॉपिक पढ़ा, और उसके बाद आप लोग जो फिजिकल बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो प्रॉपर अंदाज में चैप्टर 12 का क्या दे देंगे? पेपर। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो ऑनलाइन चैप्टर 12 का क्या देंगे? टेस्ट देंगे। और इस तरह से हम चैप्टर वाइज अपनी चीज़ों को आगे लेके बढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 12 की इंट्रोडक्शन अगर बिफोर मैं बात करूं, या कौन से टॉपिक्स हैं जो चैप्टर नंबर 12 में आते हैं, तो चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है आपके पास, चैप्टर नंबर 12 का नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। अच्छा, ये एक बेटा ऐसा चैप्टर है कि जो पूरा का पूरा चार्जेस से रिलेटेड है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर दो क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं खुद से करवाऊंगा, मेरे नोट्स में मौजूद नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो नोट्स में मौजूद हैं लेकिन थोड़े मैंने मुश्किल करके दिए हैं, उनको मैं आसान वर्डिंग में करवा दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपको बराह रास्त याद ही किससे करने हैं? नोट से करने हैं। लेकिन इतना बता दूं, चैप्टर 12 है बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत मुश्किल चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 में बुनियादी तौर पर सबसे पहले नंबर पर, यानी अगर हम कॉन्टेंट की बात करें कि चैप्टर नंबर 12 में आपने किन किन क्वेश्चंस को डील करना है, और फिर मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो। सबसे पहले नंबर पे आपको जो डील करना होता है उस टॉपिक का नाम होता है कॉलम्स लॉ। एक आसान सा टॉपिक है और मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास में मैं स्टार्ट कराऊंगा और आज ही क्या करवा दूंगा? खत्म करवा दूंगा। सो नंबर 1 पे आपके पास क्या आ जाता है? कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ के बाद दूसरे नंबर पे आपको जो डील करना होता है टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अच्छा, ख्याल रखिएगा कि ये दोनों टॉपिक कोई इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बाद एक चैप्टर नंबर 12 का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बुनियादी तौर पे चैप्टर नंबर 12 जो है, मेजॉरिटी सेकेंड ईयर के जो टीचर्स हैं वो स्टार्ट में नहीं पढ़ाते, क्योंकि जो चैप्टर 12 है वो बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को। कॉलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसके बाद वो टॉपिक आता है कि जो इस साल बोर्ड के पेपर में ना आए, ऐसा नहीं होता, यानी हर साल ये वाला टॉपिक आता है। गॉसेस लॉ के, एक्चुअली गॉसेस लॉ के अंदर 3 एप्लीकेशंस हैं, यानी गॉसेस एक टॉपिक है गॉसेस लॉ, और गॉसेस लॉ से रिलेटेड 3 एप्लीकेशंस हैं। ये लॉन्ग में आता है, 90% चांस तो यही कि लॉन्ग में आता है। ये एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर स्फीयर। ये जब मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर अंदाज में तो उस वक्त मैं पूरा तरीके से ब्रीफ करूंगा। एक ये वाला, एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर सिंगल इनफाइनाइट शीट, और एक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर 2 ऑपोजिट चार्ज्ड प्लेट्स। इसमें से दो जो एप्लीकेशन है ना, एक आपकी
एप्लीकेशन नंबर ये वाली 1 और एक एप्लीकेशन नंबर 2। मेरा बेटा इन दो एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन हर साल आती है, यानी एक साल छोड़ के एक साल आती है, या तो ये वाली आएगी या तो ये वाली आएगी। और अगर बिलफर्ज ये टॉपिक नहीं आता तो फिर आगे भी मैं एक और टॉपिक पे आ रहा हूँ कैपेसिटर के, वो टॉपिक पूछा जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये दो डेरिवेशन है, यानी आप पूरा चैप्टर 12 भी छोड़ दें तो ये दो डेरिवेशन मत छोड़िएगा। और गॉसेस लॉ के साथ में स्टेटमेंट इसके साथ मिक्स हुई हुई होती है या मिली हुई होती है। तो ये आपके पास गॉसेस लॉ की, मतलब इस सवाल इस तरह आता है, स्टेट गॉसेस लॉ, यानी गॉसेस लॉ की आपने स्टेटमेंट दी। जैसे चैप्टर 14 में एक एम्पेयर टॉपिक आता है एम्पेयर सर्किट लॉ, तो उसमें अक्सर बेशतर एम्पेयर सर्किट लॉ पूरा सवाल नहीं देते, बल्कि एम्पेयर सर्किट लॉ की उठा के जस्ट क्या दे देते हैं, वो स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये गॉसेस लॉ की आपके पास स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगले नंबर पे जो टॉपिक आता है मेरा बेटा, वो आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का। अच्छा, ये वाला टॉपिक मेरा इसके अंदर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, लेकिन मेरा मशवरा होता है कि इस टॉपिक को अगर आप छोड़ना चाहो भी तो छोड़ सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ग्रेडियंट करके ये वाला पूरा टॉपिक होता है, यानी एक्चुअली ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा वोल्टेज से रिलेटेड है, यानी इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो वोल्टेज का दिया जाता है या पोटेंशियल डिफरेंस का दिया जाता है। इसके बाद मेरा बेटा लास्ट टॉपिक, इसमें कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटर का टॉपिक आएगा और कैपेसिटेंस का टॉपिक आएगा, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, फिर इसकी डेरिवेशन, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की डेरिवेशन, और फिर कैपेसिटर के दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। और ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर बॉयज एंड गर्ल्स क्या होता है, 12 होता है। चैप्टर नंबर 12 की थ्योरी जितनी बोरिंग है, चैप्टर नंबर 12 की थ्योरी जितनी बोरिंग है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और टफ इसके क्या हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। यानी पूरे की पूरी सेकेंड ईयर फिजिक्स एक तरफ और चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के न्यूमेरिकल्स एक तरफ, यानी ये दो चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके न्यूमेरिकल्स सबसे क्या होते हैं, टफ होते हैं या सबसे मुश्किल होते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि स्टार्ट में सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 17 तुम लोगों को क्लियर करवा दूं, ये जो क्रैश तरीके का तुम लोग का लेके चल रहा हूं, तो इसमें ताकि ये दो चैप्टर जो है आप लोगों के टफ वाले पहले ही निकल जाएं साइड पे, और फिर उसके बाद बाकी जो चैप्टर नंबर 15 है और 16 ये सब आप जानते हैं कि बहुत छोटे चैप्टर हैं और आसान चैप्टर हैं, तो उसकी तैयारी में आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के टोटल कॉन्टेंट्स हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है वो ये कैपेसिटर वाला टॉपिक है, सेक्शन सी के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट एक ये वाला टॉपिक है और एक ये वाला टॉपिक है। ये तीन टॉपिक चैप्टर 12 के क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर 12 से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। याद रखिएगा, टीचर जब पेपर बनाता है तो वो सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डालता है, यानी रीजन बेस्ड क्वेश्चन डालता है, न्यूमेरिकल डालता है, और क्वेश्चन सेक्शन बी के जो डालता है, क्योंकि याद रखिएगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स या सेकंड फर्स्ट ईयर फिजिक्स तो आप लोग देख के आए तो आपको अंदाजा होगा कि सबसे ज्यादा जो आप फंसेंगे ना वो कौन से सेक्शन में फंसेंगे, सेक्शन बी में फंसेंगे। अभी मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज, बहुत से बच्चे तो एप्टीट्यूड के जरिए भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एप्टीट्यूड नहीं स्टार्ट कर पाते शुरू में, तो उनके लिए मैं एमसीक्यूज क्लास भी इंशाल्लाह तुम लोग के लिए डिजाइन करूंगा ताकि तुम लोग के एमसीक्यूज का मामला भी हल हो जाए सेकेंड ईयर के। लेकिन जो सब आप अगर बिलफर्ज लाइन से इज्जत के साथ पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आपका सेक्शन ए कलमा शहादत पढ़ के फिर भी निकल जाता है, क्योंकि उसमें 4 होते हैं, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं 40 दफ़ा और एक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें फिर भी आसरा होता है सेक्शन ए में कि यार चलो 4 ऑप्शन दे दिए कि बताओ इन ABCD में क्या है, तो आप एक तुक्का लगा देते हो और आसरा होता है कि यार चलो इन 4 में से लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो फिर खैर हो गई। सेक्शन सी जो है ना, सेक्शन सी मैं अभी यकीन माने सेक्शन सी फर्स्ट में भी 172 मैंने बताया था, सेक्शन सी वही आता है कि सेक्शन सी में सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं 12-15, वो 12-15 क्वेश्चन कर लो, सेक्शन सी पूरा लगा हुआ होता है। लेकिन सेक्शन बी जितने भी तजुर्बेकार टीचर हो, अगर सेक्शन बी टीचर ने थोड़ा सा घुमा दिया तो बड़े से बड़े टीचर के गेस्ट पेपर और बड़े से बड़े बच्चे की तैयारी साइड लग जाती है। यानी सबसे ज्यादा जो बैंड बचती है ना वो कौन से सेक्शन में बचती है, सेक्शन बी में बचती है। यानी मेरे हिसाब से बच्चे को फिजिक्स में सबसे ज्यादा टेंशन ही किसकी लेनी होती है, सेक्शन बी। और सेक्शन बी में सबसे ज्यादा अगर बिलफर्स क्वेश्चंस मौजूद होते हैं तो वो कौन से चैप्टर के मौजूद होते हैं, चैप्टर नंबर 12 के मौजूद होते हैं। एक कंफर्म रीजन इसका मौजूद होता है,
मतलब साइंटिफिक रीजन, फिर कॉन्सेप्चुअल का सवाल आया है, सेक्शन बी का सवाल आया चैप्टर 12 से, और बाकी इसका न्यूमेरिकल तो मस्ट है। तो ये न्यूमेरिकल जब मैं करवाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि आफ्टर चैप्टर 11 सबसे ज्यादा अगर टाइम किसी चैप्टर के अंदर लगता है तो वो कौन सा चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 12 होता है। अब आप तमाम बच्चों से गुजारिश होगी कि आप इस पूरे को राइट डाउन करें, इस पूरे को जो है रजिस्टर निकाल के चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया है, इसको राइट डाउन कर लें और फिर हम चैप्टर नंबर 12 के पहले टॉपिक की तरफ जाएंगे। अच्छा, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं चैप्टर नंबर 12 की जो वो है नोट्स की जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा, ताकि तुम लोगों को, क्योंकि ये जो फिजिकल बैठे हुए इनके सामने तो नोट्स मौजूद होते हैं तो इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बाकी ये है कि आप लोगों के पास बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास नोट्स मौजूद नहीं होते, तो मैं नोट्स की पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो उससे ये होगा कि आपको सामने सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा उसी तरह जैसे इन बच्चों के पास मौजूद है। और जो ऐसे बच्चे हैं जो कराची से बहुत दूर हैं तो वो बच्चे क्या कीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा ताकि आप लोगों के पास नोट्स जो है एक हैंड आउट की फॉर्म में मौजूद हों। ठीक है, तो इसको जल्दी से राइट डाउन करें, फिर हम चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक पहला वाला यानी कि कॉलम्स लॉ स्टार्ट करने की तरफ जाएंगे। अब ना चैप्टर नंबर 12 का स्टार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में टीवी की स्क्रीन साफ की है? बड़ा मजा आता था। आपको याद होगा एक वो टीवी होता था वैसे करके लंबे पेड़ वाला, जिसको पढ़े लिखे लफ्जों में सीआरटी मॉनिटर कहा जाता है। वो सीआरटी कहलाते हैं, कैथोड रे ट्यूब कहलाता है ना, वो सीआरटी बोले तो कैथोड रे ट्यूब, वो वाला टीवी होता था। छोटा, जब मैं बहुत छोटा सा था तो अक्सर बेशर ऐसा होता था कि टीवी काफी देर जब चल जाता था ना, हम लोग क्या होता ये था कि हम लोग 8 बजे का ड्रामा देखते थे, फिर पापा 9 बजे का खबरनामा देखते थे, तो वो पीटीवी में आया करता था जिसमें पीटीवी वाले बताते थे कि सारे ट्रैक्टर पीछे से धुआं छोड़ते हैं, हमने एक नया ट्रैक्टर बनाया जो आगे से धुआं छोड़ता है। ठीक है, और आप पीटीवी जब भी लगाएंगे ना तो वो उसमें एक ही ऐड आ रहा होता है, उसको मारे यूरिया खाद का एक वो है, क्या तो होते हैं वो कीड़े कहलाते हैं उसके ना, वो बस उसी के इश्तेहार चल रहा होता है कि आप खाद डालें और फसल उगाएं। तो आपके पास वहां पे जब टीवी चल के बंद होता था तो आप स्क्रीन उसकी मैं क्या करता था, साफ करता था। बड़ा मजा आता था उसमें, वो ऐसा लगता था कि उसके ऊपर ना मक्खियां बैठ गई हैं या कचरा है कुछ टाइप हो गया है, क्या नजर कुछ नहीं आता था, स्क्रीन होती बिल्कुल साफ सुथरी थी। लेकिन जब हाथ से साफ करते थे ना तो पता चलता था कि भाई कुछ ना कुछ सीन है। चलो एक काम करना, रात में ब्लैंकेट के अंदर कमरे में फुल अंधेरा करना, और फुल अंधेरा करने के बाद ब्लैंकेट के अंदर जाना, और ये जो आपके हाथ है ना उसको ब्लैंकेट में यूं रख, फुल चिंगारियां निकलेंगी, तुम देख लेना। अभी तो सर्दियों का मौसम में कर भी सकते हो आप लोग आराम से ना, आप करके देख लेना। रोज होता है आपके साथ है, अक्सर होता है, करंट लगता है उसमें ऐसे करके ना चिंगारियां निकल रही होती हैं। अब बताओ अंदर आग कैसे आ रहा है, अंदर आग की जो ये तब वो आ रही है या चिंगारियां आ रही है, बिजली आ रही है। आप कॉटन की शलवार से भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से ना अपनी शलवार को, क्योंकि हमारी इस जगह पे हेयर्स होते हैं, तो जहाँ पे हेयर्स होंगे ना वहाँ पे इस तरह के मामला होंगे कि वहाँ पे आपको चिंगारियाँ फील होंगी, या फिर जो है क्या कहते हैं आपको उसमें स्पार्क मिलेगा। और भी मैं आपको इसके बड़े ज़बरदस्त मामला बता सकता हूँ। कुछ अर्से पहले मैंने एक क्लास के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और बच्चे शॉक हो गए, वाओ सर कैसे किया, दोबारा करके दिखाएं। आप लोग के लिए कॉमन एक्सपेरिमेंट है, आप लोग एक काम कीजिएगा, कंघा कीजिएगा या स्केल को रब कीजिएगा अपने बालों पे और छोटे छोटे कागज़ के पीसेस के ऊपर लगाइएगा। वो छोटे छोटे कागज़ के पीसेस क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा ही अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इन सारी की सारी चीज़ों के पीछे एक फैक्टर है जिसको कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं उसको, चार्ज। ये तमाम के तमाम मामला चार्जेस की वजह से ही होते हैं। एक्चुअली चार्ज एक प्रॉपर्टी है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर चार्ज एक क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी या तो अट्रैक्ट होती है
या फिर रिपेल होती है। जैसे मिसाल के तौर पे पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव रिपेल करेंगे, यानी अगर लाइक है तो रिपेल करेंगे और अनलाइक है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन असल में चार्ज एक प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को या तो क्या करती हैं, अट्रैक्ट, या फिर क्या करती हैं, रिपेल। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच टू बॉडीज अट्रैक्ट और रिपेल ईच, एंड दैट्स इट। ये बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट क्लियर हो गया, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच टू बॉडीज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है हमारे पास। अच्छा, चार्ज की यूनिट जो है वो क्या होती है, कॉलम होती है, क्योंकि चार्ज के मुतालिक सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन दी थी वो कॉलम ने दी थी, तो लिहाजा इसकी यूनिट क्या दे दी, कॉलम। ठीक है जी। तो इसको बहुत से लोग कूलम भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कूलम। तो लोग पेप्सी को भी पेप्सी पढ़ते हैं जी। जूम, इस तरह के मामला होते हैं ना, तो आप कूलम पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इसका जो सही नाम है कॉलम है। तो आपके पास चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी ड्यू टू विच टू बॉडीज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अगर बॉडी पे चार्ज नहीं होगा तो वो न्यूट्रल बॉडी होगी, अगर चार्ज नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, और न्यूट्रल बॉडीज ना अट्रैक्ट करती है ना होता है। हमारे आर्मी वाले कहते हैं ना कि हम आजकल क्या है, न्यूट्रल, यानी ना हम इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं ना उधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम बीच में खड़े हैं। ठीक है, वो अलग बात है खड़े में है या नहीं है। तो खैर, तो आपके पास चार्ज जो है वो उसकी यूनिट कूलम होती है। अब आ जाता है मामला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये चार्ज के मुतालिक मैंने सारी बातें की, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जब चार्ज रेस्ट में हो। जब चार्ज किस में हो, क्योंकि अगर चार्ज मूव कर जाएगा ना तो वो बन जाएगा करंट। अगर चार्ज मूव कर गया तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। और जब चार्ज रेस्ट में है तो उसके बारे में पढ़ने को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी तक मैंने दो कॉन्सेप्ट चैप्टर 12 के स्टार्ट के क्लियर किए हैं। पहले बताओ ये चार्ज समझ में आ गया, चार्ज क्या होता है। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दो बॉडीज एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट या फिर रिपेल। और इसके बाद आपके पास दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई, कॉलम। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें आप चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जब चार्जेस किस में हो, रेस्ट। क्या तक क्लियर हो गया बेटा? अब इसके बाद हमारा असल चैप्टर 12 का मेन टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम क्या होगा, कॉलम्स लॉ। यहां से भी चैप्टर 12 प्रॉपर वे में हमारा आगे बढ़ना शुरू होगा। आप तमाम बच्चे नोट्स निकालें और नोट्स निकाल के क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लें। फिलहाल नोट्स निकाल के क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लें। मैं भी पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हों वो पीडीएफ खोल के आराम से क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं डिफाइन, मतलब डेफिनेशन ये सब एमसीक्यूज में आती है ज्यादातर। इलेक्ट्रोस्टैटिक, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू of which they exert force of attraction or repulsion on one another is called charge, and in system international its unit is coulomb। और नीचे आप यूनिट अपना 1 कॉलम को छोड़ दें, एंड में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं समझाऊंगा इसकी डेफिनेशन दे दें किस तरह से, 1 कॉलम 1 फैरेड, ये सारी डेफिनेशन एक साथ ही याद हो जाएंगी इंशाल्लाह आप लोगों को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 12 को कॉलम लॉ से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में